और फिर जब ये ऑडियोज बाहर आई तो कहते हैं कि ये किसी की जाती कॉन्वर्सेशन है, किसी की जाती बातें ये क्यों टैप हुई और ये क्यों सामने आई। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि किसी की जाती गुफ्तगू टैप करने का किसी को हक नहीं, लेकिन ये जाती गुफ्तगू नहीं जिसमें मुल्क की तकदीर के फैसले हो रहे हो, वो जाती गुफ्तगू नहीं हुआ करती। जो चीफ जस्टिस की सास साहिबा हैं और उसके साथ जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ हैं, वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी जाती गुफ्तगू के अंदर। वो बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। ये जाती गुफ्तगू नहीं होती। आपके पास के अंदर बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं, उनका आपके पास जवाब नहीं है। तो अब आप इस बात पे आ गए हैं कि ऑडियोज क्यों रिलीज हुई। आप इस बात को नहीं देख रहे कि आपका घर का हर फर्द शामिल है इन फैसलों में और इन साजिशों में। आपको कौम को जवाब देना पड़ेगा, आपको 22 करोड़ को जवाब देना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मजदूरों को, भूखे मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा। और आप देखो ये जो टोला है, ये जो गैंग है, ये किसको लाना चाहता है। जो आरटीएस बिठाकर जब हुकूमत में आया तो उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से तबाह कर दिए। आज जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लोग कहते हैं पहले हमें ये गारंटी दो कि इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ा दिया, ये था उस आदमी का विजन। आज उसकी लाई हुई महंगाई और तबाही को हम ठीक करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पाकिस्तान इस बहरान से बाहर आएगा। और मैं उमर अता बंदयाल साहब से ये पूछती हूं, मैं 3 मेंबर बेंच से ये पूछती हूं कि आप किसके लिए कर रहे हो। ऐसे शख्स के लिए ये कर रहे हो जिसके पास ना किरदार है ना कारकर्दगी है। आप सिर्फ इसलिए जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन को आप कटहरे में खड़ा नहीं करते क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है वो कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जंग इस 3 मेंबर बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर बेंच है, इनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं है, ये इनकी अगली तकरीरियां रोकने की है। क्योंकि ये जो सब एक गिरोह है जो ये समझता है कि अगर इनका बंदा ना आया तो इनकी जो पूछगिछ है वो शुरू हो जाएगी। ये सब एहतसाब से बचना चाहते हैं, समेत इमरान खान। आप देखें, इमरान खान तो आपको नजर आ जाता है ना, वो काली बाल्टी सर पे फेंक के रोज निकल पड़ता है। यकीन मानो बतौर सियासी वर्कर मुझे शर्म आती है जब मैं देखती हूं कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है, वो अब काले डब्बे में अपना मुंह डाल के तो आ जाता है। ये जो मनाजिर है ना, ये काली बाल्टी, काला डब्बा, उसमें 2 आंखें बनी हुई हैं, ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखे। लीडर सीना तान के पेश होते हैं। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। किस शख्स को तुम हमारे सरों पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हो? उस शख्स को जो जब नशा करता है तो उसको समझ नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है। और आप देखो कि पहले जब इस्तीफे दिए तो अदालत पहुंच गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। अब अदालत जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे ना मंजूर किए जाएं। पहले असेंबली तोड़ी और बड़ी रौनक के साथ तोड़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हमारी असेंबलियां बहाल की क्यों किए जाएं। भाई ये मुल्क तुम्हारे वालिद साहब का मुल्क है।
इस मुल्क के मालिक तुम नहीं हो। इस मुल्क का मालिक तुम्हारा मंशियात ज्यादा दिमाग नहीं है। इस मुल्क के जो मालिक तुम्हारे सहूलतकार नहीं है। इस मुल्क के जो मालिक हैं वो 22 करोड़ अवाम है। और आप ये देखो, और नवाज शरीफ को बाहर रखकर देखें, जब नवाज शरीफ के साथ जुल्म करना था, नाइंसाफी करनी इस मुल्क में कितनी आसान है कि उसके लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी आ जाए तो नवाज शरीफ ऑफिस से बाहर। कितनी बेटे से तनख्वाह, झूठी तनख्वाह, ख्याली तनख्वाह नहीं ली, वजीर आजम दफ्तर से बाहर। और जब उसी ज्यादती को, नाइंसाफी को गवाहियों के बावजूद, जो नाइंसाफी करने वाले जज थे अरशद मलिक मरहूम, उन्होंने खुद गवाही दे दी। लेकिन इस मुल्क में नाइंसाफी करना आसान है, उसी नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आइन और कानून याद आ जाता है। मैंने कहा था ना, नवाज शरीफ के 75 साल दौर में, एक मिनट, पाकिस्तान के 75 साल की उम्र में नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, क्या बचता है पीछे? खंडरात बचते हैं पीछे। इस मुल्क से बिजली के मंसूबे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑरेंज लाइन जो है, मेट्रो बस जो है, मोटरवेज जो है, वो निकाल दो पीछे, क्या बचता है? पीछे खंडरात बचते हैं। नवाज शरीफ ने, अगर देखो, नवाज शरीफ के 9 साल में नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, तो पाकिस्तान के जो पीछे 65 साल बचते उसमें क्यों नहीं किसी ने कुछ कर लिया? यही तकलीफ है, क्योंकि नवाज शरीफ आता है तो इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करता है, मजदूर की रोटी के लिए दिन रात एक करता है। और वो क्या करता है? जब वो आरटीएस बिठा के आता है तो वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है। वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी बीवी जो है पिंकी पीरनी, वो एक अलग दुकान खोल लेती है। एक फाइल के 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां वो रिश्वत में लेती है। और एक फाइल पे दस्तखत के लिए वो कह रही थी फोन पे कि तुमने 3 कैरेट की अंगूठी दी, तो मैं 3 कैरेट की अंगूठी पिंकी पीरनी को कैसे दे सकती हूँ? कम से कम 5 कैरेट की तो दो। तो बात ये कि जिसको चोर चोर कहा वो सादिक और अमीन निकला। अल्लाह ताला ने उसको सच्चा साबित किया, और जो चोर चोर कहने वाले थे उनकी औलादें भी चोर निकली। अब आपको पता चला है, मैं आवाम से पूछती हूं कि अब आपको पता चला है कि असल सिसिलियन माफिया कौन है, असल गॉडफादर कौन है इस मुल्क के? ये वो हैं जो साजिशी गठजोड़ है, जिन्होंने पैसे बनाए भी हुए, खाए भी हुए, खिलाए भी हुए। ये कोई नेक नाम का बंदा इस मुल्क के सिस्टम के अंदर आने नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब के पोल खुलते हैं, इन सब के जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, इनकी औलादों की चीजें सामने आती हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो एक्सपोज हो चुके हैं वो तो कौम के सामने आ गया, जो एक्सपोज अभी नहीं हुए ये खुद ही एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। नवाज शरीफ साहब आराम से बैठकर मकाफात अमल देख रहे हैं। और फिर आप ये देखो, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, पार्लियामान ने, नेशनल असेंबली ने, जो आपकी नुमाइंदा असेंबली है, आपके नुमाइंदों ने एक कानून बनाया। वो फर्ज पूरा कर रहे थे जो आईने पाकिस्तान ने आपके नुमाइंदों को पार्लियामेंट को सौंपा है, और वो है कानून बनाना। वो कानून बना रहे थे, लेकिन वो कानून भी इस 3 मेंबर बेंच को मंजूर नहीं। उसकी वजह यह है कि वो कानून सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रांग करता है, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, लेकिन साजिशों को जो है वो एक्सपोज करता है, साजिशों को वो खत्म करता है, वन मैन शो को वो खत्म करता है।
वो कहते हैं ना पॉलिटिशियन इन रोब्स, जो पॉलिटिशियन ने यूनिफॉर्म पहना होता है ना इनका जजेस का, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के अल्फाज हैं, पॉलिटिशियन इन रोब्स। तो आपको इस कानून की इसलिए तकलीफ है कि वो कानून जो है वो आपकी वन मैन शो को खत्म करता है, आपकी नाइंसाफियों को खत्म करता है। तो आप जो मर्जी कर लें, पार्लियामेंट को हक दिया है, पार्लियामेंट को आईन ने ये हक दिया है कि वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बनाए। वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, आपको करने पड़ेंगे। आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के आईन का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के कानून का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों का फैसला मानना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा के रहेगी। क्योंकि इस मुल्क का जो आईन है वो भी सुप्रीम है और इस मुल्क का जो आईन ने ताकत दी है पार्लियामेंट, वो भी सुप्रीम है और उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। कौम नजर रख के बैठी है, कौम नजर रख के बैठी है कि ये क्या फैसले करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि फैसलों से पहले इस कदर किसी की नामोशी हो गई हो। कोई भी इज्जतदार शख्स होता, इतने संगीन इल्जामात लगे, इतने संगीन सबूत सामने आए, कोई भी इज्जतदार शख्स किसी मुहज्जब मुल्क में होता तो इस्तीफा देके घर चला जाता, लेकिन ये आज भी वहीं के वहीं बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा और तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था, मजदूर की रोटी का, गरीब की सस्ती रोटी का सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। लेबर विंग जिंदाबाद, पाकिस्तान का मजदूर मेहनत कश जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। तरक्की का जो सफर 2017 में टूटा था